फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग BHU के रेड के आपके रिसर्च क्वेश्चन करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। तो आपकी आज प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। और मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन आपके जो हैं वो बोथ हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को दूसरे और किस नाम से बुलाया जाता है? तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को हम लोग रैंडम सैम्पलिंग बोलते हैं, फिश बॉल सैम्पलिंग बोलते हैं, मल्टीपल चॉइस नो, कोई मल्टीपल चॉइस बोलता है क्या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को? यूनिवेरिएट एनालिसिस नो, रैंडम सैम्पलिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर रैंडम सैम्पलिंग सही हो जाएगा, बाइवेरिएट एनालिसिस नहीं। प्रश्न 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिसर्च रिपोर्ट इज अ फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ, एक शोध रिपोर्ट डैश का एक औपचारिक विवरण है। तो रिसर्च रिपोर्ट किस चीज़ का फॉर्मल स्टेटमेंट है? तो बेसिकली रिसर्च प्रोसेस का प्रोसेस है रिसर्च रिपोर्ट का फॉर्मल स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट? तो कॉमर्स का भी क्वेश्चन ये कह सकते हैं कि आपका IPR में क्या इंक्लूड नहीं होता है? तो IPR में आपका क्या आता है? कॉपीराइट आता है, पेटेंट आता है, लेकिन क्या चीज़ यहाँ पे पूछा गया है कि नहीं आता है? तो ट्रेडमार्क भी आता है लेकिन थेसरस नहीं आता है। तो यहाँ पे 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 पे पूछा गया है कि अ बार चार्ट और ग्राफ विच शोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ ईच वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच इज बीइंग एनालाइज्ड इज टर्म्ड एज। तो आपको यहाँ पे बताना है जो प्रत्येक मान को प्राप्त करने की आवृत्ति को दिखाता है, जिसका विश्लेषण किया जा रहा है, उसको क्या कहा जाता है? तो एक बार चार्ट और ग्राफ जो आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ ईच वैल्यू दिखा रहा है, तो आपका वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हिस्टोग्राम हो जाएगा, काली का चित्र के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 पे, द डेप्थ ऑफ रिसर्च कैन बी जज्ड बाई। तो शोध की गहराई का हम कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं? क्या उसके हम टाइटल से लगा सकते हैं या उसके ऑब्जेक्टिव से लगा सकते हैं कि एक्सपेंडिचर या ड्यूरेशन? देखिए, अगर आप किसी रिसर्च को पता करना है कि कितना डेप्थ में है, इसकी कितनी गहराई है, तो उसके हम टाइटल से अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। हम उसके पैसा तो आप छोटी सी रिसर्च करो तो उसमें भी पैसा खर्च हो जाता है, तो ऐसा नहीं कि एक्सपेंडिचर, ड्यूरेशन से भी नहीं पता लगा सकते हैं उसकी ऑब्जेक्टिव क्या है। क्या उसका ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा बड़ा है, उसको बहुत चीज़ें फाइंड करनी है, उससे हमें पता लगता है कि अच्छा, तो ये डेप्थ ऑफ रिसर्च हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च से पता चल जाता है। अगर देखिए, मीन ऑफ अ सेट ऑफ स्कोर, एक सेट स्कोर का मीन 50 है, स्टैंडर्ड डिविएशन 10 है, और स्क्वायर ऑफ ईच स्टूडेंट इज डबल्ड, सो न्यू मीडियन क्या होगा? अगर हम लोग डबल कर देंगे हम लोग स्कोर को, तो क्या हमारा क्या हो जाएगा? मीडियन भी आपका क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो 50 इंटू 2 करेंगे, आपका 100 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? रिमेन अनचेंज्ड नो, इंक्रीज बाई डबल येस, डिक्रीज बाई हाफ नो, और बिकम इक्वल टू द मीन नो। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा मीन, मीडियन, मोड है, ये किससे अफेक्ट होता है? बोथ ओरिजिन और स्केल पे ये क्या है? डिपेंडेंट है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा इंक्रीज बाई डबल। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रिसर्च क्वेश्चन? इनमें से कौन सा रिसर्च क्वेश्चन का आपका प्रकार नहीं है? प्रिडिक्टिंग एन आउटकम, इवेलुएटिंग अ फिनोमिना, डेवलपिंग गुड प्रैक्टिस, या हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस और रिसर्च क्वेश्चन से कहीं भी रिलेटेड नहीं है। रिसर्च क्वेश्चन डिफरेंट होता है, हाइपोथेसिस आपका डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 सही हो जाएगा। कि देखिए, प्रिडिक्टिंग एन आउटकम आप ऐसे करके भी रिसर्च क्वेश्चन बना सकते हैं, किसी फॉर्म फिनोमिना को एवेलुएट करके, लेकिन आप हाइपोथेसिस रिसर्च क्वेश्चन नहीं होता है, दोनों डिफरेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक एक्सेप्ट। सब नॉन प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ऑप्शन में है, लेकिन एक आपको नॉन प्रोबेबिलिटी नहीं है, मतलब कि वो प्रोबेबिलिटी आपका सैम्पलिंग है। तो कौन सा है? परबसिव सैम्पलिंग आपका नॉन प्रोबेबिलिटी है, स्नोबॉल भी नॉन प्रोबेबिलिटी है, कन्वीनियंस भी नॉन प्रोबेबिलिटी, पर रैंडम सैम्पलिंग आपका नॉन प्रोबेबिलिटी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, टू टेस्ट नल हाइपोथेसिस रिसर्चर डज नॉट यूज़। अगर हमें नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करें तो रिसर्च क्या यूज़ नहीं करता है? रिसर्चर फैक्टोरियल एनालिसिस का यूज़ नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग अगर टेस्ट करें नल हाइपोथेसिस को, तो रिसर्चर क्या चीज़ का इस्तेमाल नहीं करता है? तो अगर हमें टेस्ट करना है नल हाइपोथेसिस का, तो चाहे स्क्वाड टेस्ट हम लोग लगा सकते हैं, टी टेस्ट लगा सकते हैं, एनोवा लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग फैक्टोरियल एनालिसिस का यूज़ यहाँ पे नहीं करते हैं।
प्रश्न नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पी वैल्यू स्टैंड फॉर। तो ये जो पी वैल्यू है, पी वैल्यू का फुल फॉर्म क्या है? तो पी वैल्यू बेसिकली प्रोबेबिलिटी वैल्यू को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके 11 पे। इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस इज फॉलोड बाय। अनुसंधान करने की प्रक्रिया में परिकल्पना के सूत्रीकरण के बाद किया जाता है। क्या किया जाता है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस के बाद? तो हम स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव करते हैं, नो एनालिसिस ऑफ डाटा नहीं, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टूल करते हैं हम लोग फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस के बाद। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलेंगे। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी ऑफ कोहर्ट ग्रुप। तो जो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होती है आपके लंबे टाइम तक के लिए चलती है ऑफ कोहर्ट ग्रुप is dash study of the same people over time, use panel member as participant या study attribute at a single point of time, use different participant for each sequenced measurement। तो एक sequenced measurement के लिए different participant को use करते हैं कब? जब आपकी longitudinal study है of cohort group। समझ में आया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। डिडक्टिव थ्योरी इज वन दैट। डिडक्टिव थ्योरी क्या होती है? डिडक्टिव थ्योरी आपको क्या ले जाती है? जनरल से पार्टिकुलर की तरफ। वहीं इंडक्टिव थ्योरी आपकी जाती है पार्टिकुलर से जनरल की तरफ। तो यहाँ पे इसका करेक्ट क्या आंसर होगा? इन्वॉल्व टेस्टिंग एन एक्सप्लिसिटली डिफाइंड हाइपोथेसिस। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे। मेटा डेटा इज द डेटा दैट। मेटा डेटा वह डाटा है जो डिस्ट्रीब्यूट करता है अदर डाटा को, कलेक्ट करता है, डिस्क्राइब अदर डाटा। तो मेटा डेटा अदर डेटा को भी डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। रैंडमाइजेशन इज डन टू। रैंडमाइजेशन क्यों किया जाता है? रैंडमाइजेशन इसलिए हम लोग करते हैं बायस को बढ़ाने के लिए नहीं, हम लोग बायस को कम से कम करना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग रैंडमाइजेशन करते हैं। तो अभिनति को कम करने के लिए हम लोग रैंडमाइजेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16। डेटा इज प्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ नोट्स, रिकॉर्डिंग एंड वीडियो टेप्स। यहाँ पे कुछ भी क्वांटिटेटिव बात नहीं की जा रही है। आप नोट्स में, रिकॉर्डिंग में, वीडियो टेप्स में, तो यहाँ पे क्या है? ये आपका क्वालिटेटिव रिसर्च है, क्योंकि यहाँ पे कोई आपके मैथमेटिकल टर्म्स की बात नहीं की जा रही है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। ग्राउंडेड थ्योरी इज ऑफन यूज इन फॉर्मुलेशन ऑफ। तो ग्राउंडेड थ्योरी का हम लोग इस्तेमाल क्या करते हैं? पॉलिसी और प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिसर्च के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। आपको स्टेटमेंट ए और बी पढ़ के आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। वेरिएबल कैन बी मैनिपुलेटेड, कंट्रोल और ऑब्जर्व्ड बाय द एक्सपेरिमेंटर। वेरिएबल आर नॉट रिलेटेड टू थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। तो बोला गया है कि वेरिएबल को हम लोग मैनिपुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं। एक्सपेरिमेंटर उसको ऑब्जर्व करता है। तो हम वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। एक्सपेरिमेंटर ऐसा करता है एक्सपेरिमेंट रिसर्च में आपका। लेकिन वेरिएबल आर नॉट रिलेटेड टू थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, ये बात गलत है। तो आपका क्या हो जाएगा? ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स यहाँ पे हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ लीगल रिसर्च। तो लीगल रिसर्च की कैटेगरी में क्या चीज़ नहीं आती है? निम्नलिखित में से कौन सा विधिक शोध की श्रेणी में नहीं आता है? अब पैरासिटिक डिसिप्लिन ऑफ लॉ आपका लीगल रिसर्च की कैटेगरी में नहीं आता है, लेकिन प्रैक्टिकल डिसिप्लिन ऑफ लॉ, एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, एस्पेक्ट ऑफ सोशल साइंस आपका कैटेगरी ऑफ लीगल रिसर्च में आता है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। नल हाइपोथेसिस सही थी, करेक्ट थी, लेकिन हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो ये टाइप 1 एरर है। वहीं टाइप 2 एरर में क्या होता है कि आप एक्सेप्ट कर लेते हो, जबकि आपका नल हाइपोथेसिस क्या रहता है? फॉल्स रहता है, तब यह टाइप 2 एरर होता है। लेकिन रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस जब वो सही था तो ये आपका टाइप 1 एरर हो जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। Question number 21. In a research study, one of the variables selected was student, parents, occupation such as business, farming, etc. What level of measurement is this? तो अगर एक रिसर्च स्टडी में हम लोग क्या कर रहे हैं? स्टूडेंट के पेरेंट के ऑक्यूपेशन बता रहे हैं कि बिजनेस करता है, फार्मिंग करता है, सर्विस में। तो देखिए यहाँ पे बताया पेरेंट के ऑक्यूपेशन आपको लिख दिया, फिर यहाँ पे आपको टिक करना है कि बिजनेस में आपके पेरेंट की, फार्मिंग करते हैं कि सर्विस करते हैं, तो यहाँ पे टिक करना है बेसिकली। और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नॉमिनल हो जाएगा।
यहाँ पे ऑर्डर, क्योंकि बिजनेस फार्मिंग से अच्छा है, फार्मिंग बिजनेस से अच्छा है, ये सर्विस है, आप कोई ऑर्डर की बात नहीं की जा रही है। आपके पेरेंट क्या चीज़ काम करते हैं बस आपको वहाँ पे टिक लगाना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये कौन सा मेजरमेंट हो जाएगा, लेवल ऑफ मेजरमेंट नॉमिनल हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर पूछा जाता कि कंपेयर करने के लिए कि आपको कौन सा कलर ज़्यादा पसंद है, उसको रैंक दीजिए, तो ऑर्डिनल हो जाता। लेकिन वहीं पे आपको बहुत सारे कलर के नेम दिए जाते हैं, ऑरेंज, पिंक, ब्लू, तो आपको बताना कि आपका कलर कौन सा है, इसमें से आपको अच्छा लगता है तो आप पिंक लगा दोगे, तो ये नॉमिनल डेटा हो जाएगा। लेकिन आप आपको रैंक करने को बोल दिया जाएगा कि इसको पूरे एक लाइन में बताओ कि पहले कौन सा फेवरेट है, उससे कम है तो वो ऑर्डिनल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, देखिए, जब आपका जो है आपका सैम्पलिंग स्टैंडर्ड डेविएशन जब आपका होता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का ऑफ अ स्टैटिस्टिक, मतलब कि जो आपकी वैल्यू है डेविएट कर रही है कहीं ना कहीं, तो उसे हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग सैम्पल साइज। तो कॉकरन फॉर्मूला आपका हेल्पफुल होता है सैम्पल साइज को बताने में। प्रतिदर्श आकार का निर्धारण करने में कौन सा सहायक रहता है, तो आपका कॉकरन का नियम फॉर्मूला इसमें सहायक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द केस स्टडी मेथड। इसमें से केस स्टडी मेथड के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। तो केस स्टडी मेथड क्या हो गया आपका, ये एक आपकी क्वालिटेटिव स्टडी है, तो इसमें कौन सी बात सही नहीं है। ये एक्सपेंसिव होता है, नो, देयर आर मेनी चांसेस ऑफ मेकिंग एरर, नो, तो इसमें क्या बात सही नहीं है पूछा गया है। ये क्वांटिटेटिव होता है नेचर में, नहीं, ये क्वालिटेटिव हो जाता है, तो ये सही हो जाएगा। जी हाँ, ये एक्सपेंसिव होता है यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत सारे चांसेस होते हैं एरर हो जाने के, तो गड़बड़ी होने के यहाँ पे चांसेस हो जाते हैं। तो इसमें से आपको नॉट पूछा है कि कौन सी बात सही नहीं है, तो केस स्टडी एक्सपेंसिव हो जाती है आपकी, क्योंकि आपको उस केस स्टडी को पूरा आपको स्टडी करना पड़ता है, चांसेस होते हैं एरर के, तो ये आपका ऑप्शन सही नहीं है। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछा गया है, और ये क्वालिटेटिव होता है यस, लेकिन ये क्वांटिटेटिव नहीं होता है, तो यहाँ पे फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। ये भी आपको स्टेटमेंट पढ़ना है और करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन हैज़ एडवांटेज ओवर रैंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन, तो बोल रहा है कि लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन अच्छा होता है या उसमें बहुत एडवांटेजेस होते हैं अगर हम रैंडमाइज ब्लॉक से डिज़ाइन करें, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं इफेक्ट ऑफ 2 सेकेंडरी वेरिएबल। नेक्स्ट में पूछा 2 × 2 × 2 फैक्टोरियल डिज़ाइन हैज़ 6 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो ऑप्शन बी तो आपका यहाँ पे गलत हो जा रहा है, क्योंकि 2 × 2 × 2 तो यहाँ पे आपके बेसिकली 6 इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होंगे, 1 2 3 इंडिपेंडेंट आपके वेरिएबल होंगे, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी तो कट गया, तो क्या हो जाएगा सही, ए सही है लेकिन बी फॉल्स है, क्योंकि लैटिन स्क्वायर के में एडवांटेजेस होते हैं अगर हम कंपेयर करें रेंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन से, तो लेकिन फैक्टोरियल यहाँ पे 6 इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं बनेंगे आपके, यहाँ पे 1 2 3 बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Question number 26. Researchers is investigating teachers' attitude towards year-rounding schooling. She is particularly interested in describing the attitudes of teacher from small, medium, large group. Which sampling procedure should be used by her to ensure her sample is representative of these school. तो देखिए अब उनको टीचर को इन्वेस्टिगेट करना है एटीट्यूड टूअर्ड ईयर राउंड स्कूलिंग, तो उन्होंने क्या किया, एटीट्यूड ऑफ डिस्क्राइब किया ऑफ टीचर फ्रॉम स्मॉल, मीडियम और लार्ज स्कूल। तो जहाँ पे एक रिसर्च में टीचर्स के एटीट्यूड बताने हैं, तो उन्होंने क्या किया है, कहाँ से उन्होंने क्या है, फ्रॉम स्मॉल, मीडियम और लार्ज ग्रुप से उन्होंने कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन ली है, तो ये किस चीज़ को बता रहा है, क्लस्टर, कोटा, सिस्टमैटिक और स्ट्रैटिफाइड। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या है, स्ट्रैटिफाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने 3 स्ट्रेटास बनाए हैं, देखिए स्मॉल स्कूल के, मीडियम स्कूल के और लार्ज स्कूल के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following types of research focuses on amending the prevailing situation? करंट सिचुएशन को amend करना एक्शन रिसर्च कहलाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिया विधि अनुसंधान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ देयर आर 8 कैटेगरीज और क्लासेस इन अ गुडनेस ऑफ फिट, व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर 8 कैटेगरीज और क्लासेस हैं आपके गुडनेस ऑफ फिट में, तो क्या हो जाएगा आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो आप -1 करते हैं, सो 7 विल बी योर
डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला मैं आपको अभी यहाँ पे लिखवा देती हूँ। सो यहाँ पे फॉर्मूला आपका होगा DF डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू n-1। n आपका दिया हुआ है 8। सो 8-1 आपका हो जाएगा 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, क्वालिटेटिव रिसर्च हेल्प इन कलेक्टिंग डेटा अंडर मोर विच सिचुएशन? नॉर्मल सिचुएशन, नेचुरल सिचुएशन, एक्सपेरिमेंटल और आर्टिफिशियल सिचुएशन। तो क्वालिटेटिव जब हम रिसर्च करते हैं तो डेटा हम लोग नेचुरल सिचुएशन में कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टुडेज लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, MCQ है आपका। इसमें स्टेटमेंट दिया है, केस स्टडी कैन बी यूज्ड ओनली इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। सिर्फ क्लिनिकल साइकोलॉजी, नो अदर चीज़ों में भी हम लोग इस स्टडी का यूज़ कर सकते हैं। द अप्रोच ऑफ केस स्टडी इज बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर। क्या आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर पे आपका बेस्ड होता है? नो, हम लोग आर्टिफिशियल नहीं होता। तो दोनों आपके यहाँ पे रॉन्ग है। बोथ A and B आर फॉल्स। होप यू लाइक द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन बाय बाय।